ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर मैं सबको बता रही हूँ कि बीच में क्लास छोड़ के ना जाइएगा। आपका रिकॉर्डिंग होता है तो पता चल जाता है कि क्लास कौन छोड़ के जा रहा है। कुछ भी दिक्कत हो बच्चों बता के जाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो टेल मी एंड देन लीव द क्लास, क्योंकि आज कंक्लूड हो रहा है ना चैप्टर। एंड वैसे आप सबका एग्जाम कैसे गया बाय द वे? आप लोगों का जो एग्जाम था 20 लाइन टेस्ट, हाउ वाज इट? कुछ डाउट है? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं आनंद। अदर पीपल, एग्जाम कैसा था? अशरफ, बिमला, हरदीप, हर्षिता, हिमेश, हाउ वाज योर एग्जाम? ओके, नाइस। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको लगता है कि ये हमें पता नहीं है, आ नहीं रहा है, डाउट है, तो यू कैन जस्ट आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, तो चले शुरू करें हमारे चैप्टर का आधा बाकी का हिस्सा। ठीक है, तो देखो, हमने क्या क्या देखा कि एंजाइम अब तक कैसा एक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा के वो क्या करता है, रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला है। बट बच्चा हमारा एंजाइम ना बहुत ही सेंसिटिव लड़का है लड़की है पता नहीं है। सो इसको कभी भी दुखाना नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। किस मामले में? जैसे उसको जो भी कंडीशंस मिलती है उस मामले में। जैसे मान लो टेम्परेचर, पीएच, सराउंडिंग में जो उसको टेम्परेचर मिलता है। ओके अदीबा, थ्योरीज रिवाइज करना है हमने। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था एंजाइम्स से। एंजाइम्स आर टर्म्स व्हिच आर derived फ्रॉम प्रोटीन्स। विलियम्स कुन्हे इन्होंने इसको दिया था। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय विलियम कुन्हे। देन ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता रही हूँ अदीबा। एंजाइम्स में जो स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, वहां पे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं। वो एक्टिव साइट क्या करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर याद है ना, वो जो 3D व्यू दिखाता है एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का मान लो। तो प्रोटीन्स ही है हमारे एंजाइम्स। क्या है, प्रोटीन से उनका नेचर कैसा है एंजाइम्स का, प्रोटीनेशियस, है ना। तो एक्टिव साइट का काम क्या है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बैठेगा एंड रिएक्शन चलाएंगे। एंड मैंने कहा था कि जो ओलिगोडायनामिक का मतलब क्या है कि एंजाइम का मात्रा अगर कम है फिर भी बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। देन मैंने ये बताया था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन में कैसे जो सबस्ट्रेट है उनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है लो किया जाता है ताकि प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो। अदीबा, अगर आपने वो मेरी क्लास मिस कर दी तो उसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था। जैसे बच्चे देखो, मैं अगर रास्ते से जा रही थी एंड गाड़ी खराब हो गई हो एंड मैं धक्का दे दे के फिर गाड़ी को लेके जा रही हूँ गैराज की तरफ, तो खुद का एफर्ट ज्यादा लग रहा है मुझे वहां पे गाड़ी को धक्का मारने में। अगर मेरा कोई दोस्त आके मुझे हेल्प कर देगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एफर्ट कम लग जाएगा एंड गाड़ी जल्दी से गैराज तक पहुंच जाएगी। तो दोस्त क्या हो गया मेरा यहाँ पे, एंजाइम, जिसने मेरे एफर्ट को, एक्टिवेशन एनर्जी को, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, कम कर दिया एंड झट से जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया हमारे सबस्ट्रेट। तो इसलिए जो रेड लाइन है वो रिएक्शन है विदाउट एंजाइम वाली। छोटी रिएक्शन, छोटी जो लाइन है पिंक की, वो है विथ एंजाइम वाली, जहां पे कम समय में कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ प्रोडक्ट जो है वो बन रहा था। देन फिर हमने देखा कि कैसे एंजाइम स्टेप्स क्या होते हैं, कि कभी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट एक साथ जुड़ेगा तो किस स्टेप्स में जुड़ेगा। सबसे पहले दोनों साथ में आएंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देन सबस्ट्रेट को धीरे धीरे तोड़ा मोड़ा जाएगा और हल्का सा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तब हम कहेंगे ईएस और ईपी वाला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड देन जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा देन ई एंड पी सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एंजाइम अपना काम करके पीछे हट जाएगा। जैसे दोस्त ने मेरे गाड़ी को गैराज तक पहुंचा दिया फिर वो वापस चला गया एंड प्रोडक्ट जो है वो, प्रोडक्ट अपना काम, फंक्शन जो है वो करते रहेगा। इस चीज को मैंने बताया था। एंड थ्योरीज में क्या बताया था, लॉक एंड की थ्योरी मतलब क्या, जैसे कोई भी ताला कोई भी चाबी से नहीं खुलेगा, वैसे ही रैंडमली ऐसे ही कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को जाके फिट नहीं हो सकता। दोनों भी क्या है, एक दूसरे को बहुत ही स्पेसिफिक है या कॉम्प्लीमेंट्री है। वी कैन से दे आर स्पेसिफिक या कॉम्प्लीमेंट्री।
जिसकी चाबी जिसके पास, वो उसी का ताला उसको जुड़ेगा। उसको जो थ्योरी थी उसको कहा था लॉक एंड की थ्योरी। एंजाइम जो है वो लॉक का काम करता है, सबस्ट्रेट जो है वो की के जैसे काम करता है। और ये दिया था एमएल फिशर ने। बट थोड़ा-सा इनसे हटके कोस्टलैंड इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता कि लॉक क्या हो गया, लॉक मतलब ताला मतलब रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। बट एंजाइम हमारा रिजिड नहीं है, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो प्रोटीन्स के अंदर से बॉन्ड से बना है। तो थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट के पास में आते ही वो खुद में चेंजेस ला लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होने के बाद देन वो दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाएँगे एंड प्रोडक्ट बनेगा। तो इस थ्योरी को ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड किया है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट मतलब जब सबस्ट्रेट आएगा तब चेंजेस को इंड्यूस किया जाएगा। इन चेंजेस को लाना करवाना मतलब ही इंड्यूस। फिट मतलब सबस्ट्रेट को वहां पे फिट करवाने के लिए। इसको कहते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी, जो वाइडली एक्सेप्टेड भी है। क्लियर अदीबा? एनीवन एल्स? यहाँ तक हमने एंजाइम को देखा था, मेन मेन पॉइंट को मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। जल्दी बोलो, अगर कुछ भी डाउट है आस्क अभी। ओके। तो अभी अब हमने एंजाइम्स को तो देखा कि एंजाइम, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है वो फ्री हो गया, ये स्टेप्स हो गए। ठीक है, मैकेनिज्म हो गया। अब एंजाइम जब काम करेगा तो उसको बहुत सारा पैरामीटर्स या क्राइटेरिया है जो लगते हैं ठीक से एक्ट होने के लिए या ठीक से काम करने के लिए। दोज हु हैव जॉइन्ड नाउ, मैं सबको फिर से बता रही हूँ कि आप लोगों को बीच में छोड़ के जाने की इजाजत नहीं है। सो डू नॉट ड्रॉप द क्लास विदाउट द परमिशन। सिमरन, क्रांति, हिमेश, दीपांशु। दीपांशु, आप कौन से बैच से हो दीपांशु? दीपांशु, प्लीज टेक्स्ट मी विच इज योर बैच और ग्रुप नंबर बता दो आपका। ओके। मीनवाइल, सबसे पहला फैक्टर जो हमारे एंजाइम को तकलीफ दे सकता है वो है टेम्परेचर। मान लो कभी टेम्परेचर अगर बढ़ गया, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, तो 5 से 10 डिग्री ऊपर नीचे जो है वो बॉडी सह लेगा। इससे भी ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो एंजाइम्स का क्या हो जाएगा, बेचारे दुख के मारे टूट जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर घट गया तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो घट गई। तो किसी भी तरह से हमको ये देखना है कि आपके अंदर का टेम्परेचर जो है, आपका मतलब किसी भी सेल का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब क्या? ऑप्टिमम मतलब जो सुटेबल टेम्परेचर होता है एंजाइम का वर्क करने का, उसको वो देना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाएगा और काम नहीं करेगा। ऐसा होता है हमारा एंजाइम। सो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो डी नेचर, घट गया तो एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाएगी। आपको इसका बहुत प्यारा एग्जांपल, जैसे मैंने बुखार के बारे में पहले भी बताया है बहुत लोगों को। दीपांशु, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो बुखार में क्या होता है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रखा है, क्यों? क्योंकि उसको फाइट करना है, जो भी बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है बॉडी में, उसके अगेंस्ट। इसलिए हमने टेम्परेचर बढ़ा के रखा है। बट साइड बाय साइड होने क्या लग गया कि पूरे मेटाबॉलिज्म पे वो अफेक्ट करने लग गया। तभी आपको बुखार में जब होता है, ऐसा नहीं हो रहा ना कि मैं बहुत फिट हूँ यार और फिर भी मुझे टेम्परेचर है और बुखार है। नहीं, आप लो हो जाते हो, वीक हो जाते हो, बॉडी पेन करने लगता है, खाने का मन नहीं करता है। इसका मतलब क्या पीपल? इसका मतलब ये कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट एंजाइम्स को उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही आपका टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी नॉर्मल पे आ गया, फिर से आप फ्रेश हो जाते हो। तो ये एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। सिमिलरली पीएच भी अगर आप उसको कम ज्यादा कर दो, कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं ना, सम एंजाइम्स आर व्हाट, एसिडिक। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो सिर्फ 4 या 5 जो पीएच स्केल है वहां तक ही ऑपरेट होंगे। कुछ होते हैं बेसिक, अल्कलाइन जो होते हैं, जैसे उनको 12-13 वाला स्केल चाहिए है फॉर देयर 10 टू 12 के रेंज में, या फिर 8 टू 12 के रेंज में ऑन द पीएच स्केल। पीएच स्केल पता है ना सबको, 1 टू 14 वाली। तो ऐसे एसिडिक बेसिक, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो 7 के ऊपर भी काम कर लेते हैं। सो ऐसे प्रोटीन्स का भी पीएच स्पेसिफिकेशन होता है। अगर प्रोटीन का इधर उधर हो गया
सॉरी पीएच इधर-उधर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? डीआयोनाइज़ेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर याद है, हमारा एंजाइम बना है प्रोटीन से, प्रोटीन में होते अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ज्विटर आयन इफेक्ट्स। कुछ क्लिक हो रहा है? कनेक्शन आ रहा है? तो कुछ इस तरह से। अच्छा, तो फिर रोज का क्या सीन है दीपांशु? फिर रोज आप फ़ोन अगर नहीं होता तो कैसे क्लास लेते हो दीपांशु? Yes, other people meanwhile pH एंड टेम्परेचर का फैक्टर क्लियर? टेम्परेचर और पीएच इसमें भी अगर पीएच सी एसिडिक वाला कोई अगर एंजाइम है, जैसे मान लो मेरे सलाइवा में, ह्यूमन के सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो क्या करता है स्टार्च को डिग्रेड करता है। और ये क्या है? ये थोड़ा-सा 6.5 टू 7 के इसमें चलने वाला एंजाइम है पीएच पे। थोड़ा 1 डिग्री नीचे 1 डिग्री ऊपर चल जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर पीएच चेंज हो गया, मुँह खराब हो गया है, बुखार हो गया है, कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, क्यों? पीएच चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, डाइजेशन नहीं करेगा। तो ऐसे ही पीएच सेंसिटिव होता है हमारा एंजाइम। ओके, दैट इज़ नाइस दीपांशु, बट आई गेस क्लासेस अटेंड करोगे तो भी आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। बट मैंने दीपांशु आपको रात के कोई क्लास में देखा है। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मैंने आपको कोई क्लास में देखा है दीपांशु। मेरा ही कोई रात का बैच है जिसमें आपको देखा है मैंने 10-15 के बैच पे। सो इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप कौन से ग्रुप से आए हो? अच्छा, ये एंजाइम फिर से रिपीट हो गया क्या? हाँ। यस, यू कैन सी द ग्राफ नाउ, पे अटेंशन। यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। कैसे? तो सिंपली आपको ग्राफ दिया जाएगा और वहां पे दिखाया जाएगा कि टेम्परेचर एंड रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां तक तो एंजाइम जो है वो सही से काम कर रहा है। उसके बाद जो है अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एक्टिविटी क्या होगी? घट गई। सेम पीएच का भी अगर कोई न्यूट्रल पीएच वाला एंजाइम है तो उसका ऑप्टिमम वैल्यू जो है, ऑप्टिमम मतलब क्या? सुटेबल होने वाला उसका टेम्परेचर या पीएच की वैल्यू। ऑप्टिमम समझते हो ना? उस तक तो वो ठीक से काम करेगा एंजाइम, ऑप्टिमम वैल्यू तक। उसके बाद भी अगर आप पीएच को बढ़ा दिया, बेसिक की तरफ लेके चले गए, तो अब वो पीएच अब वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलते हुए नहीं दिखेगा हमको। तो कुछ इस तरह से एंजाइम एंड पीएच का इफेक्ट है हमारे एंजाइम पे। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बच्चा, एंजाइम को दुखाना नहीं है ना उसको, वरना आपको पूरा बॉडी ही वो हिला के रख देगा। पूरा मेटाबॉलिज्म ही जो है ना सेल का सारा एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन एंजाइम हमारे। अब देखो तीसरा क्राइटेरिया जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दीपांशु टेल मी द ग्रुप नंबर बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगी, सो बी वेरी वेरी अलर्ट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब क्या? पीएच एंड टेम्परेचर के अलावा ऐसा थर्ड फैक्टर जहां पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 50 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं और इसके अंदर मैं 10-10 करके सबस्ट्रेट को क्या करते जा रही हूँ? ऐड करते जा रही हूँ। इनिशियली क्या होगा फिर मेरी जो एक्टिविटी है इसकी एंजाइम की वो बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि जल्दी-जल्दी सबस्ट्रेट ने क्या कर लिया? एंजाइम के एक्टिव साइट को पकड़ लिया एंड रिएक्शन को चलाने लग गए। जैसे ही मैंने और 10-10 करके ऐसा कुछ कितना हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60 सबस्ट्रेट को 60 तक अगर ऐड कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं देखोगे। देन यू विल सी कि एक्टिविटी जो है वो एक तो गिर रही है या फिर यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। एक तो गिरेगी या फिर लेट्स से कि वो एक लेवल तक स्टॉप हो जाएगी, आगे कुछ आपको दिखेगा नहीं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारे एंजाइम्स जो है 50 के 50 वो 50 सबस्ट्रेट को पकड़ चुके हैं। तो दो 10 मैंने जो एक्स्ट्रा डाला उसका कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपने-अपने एंजाइम को पकड़ लिया। फ्री एंजाइम यहाँ पे नहीं रहा। सो एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। 60 सबस्ट्रेट हो गए ना, 10 को मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है यहाँ पे एंड 50 एंजाइम हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा? सैचुरेशन हो जाएगा। इसलिए एंजाइम एक्टिविटी वहां पे नहीं दिख रही है।
है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है। सबस्ट्रेट कॉन्संट्रेशन जब भी बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट तक एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, राइट? द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द कॉन्संट्रेशन। बट जैसे-जैसे और उसको आप बढ़ाओगे ना, तो एक्टिव साइट का जो डिमांड है वो घटते गया, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ गया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट। इस पे लिखते वक़्त कैसे लिखोगे कि इनिशियली तो एट अ पर्टिकुलर टाइम इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही मैक्सिमम सैचुरेशन हो गया एंजाइम का, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। अच्छा, बैच 11 ओके फाइन, नो प्रॉब्लम दीपांशु। अब नाउ दिस इज लिटिल बिट समथिंग फ्रॉम योर अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, सो पीपल ध्यान दो, नहीं समझता है तो अभी फिर से मुझे पूछ लिएगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में मैं ये समझाऊंगी कि कैसे जो एंजाइम है वो रिएक्शन करते हुए, जैसे मैंने 50 एंजाइम का दिया है एग्जाम्पल, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक मान लो सारे 50 एंजाइम ने 50 सबस्ट्रेट को जो है वो पकड़ के रखा है आगे रिएक्शन चलाने के लिए। तो ये एंजाइम की क्या हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, वी मैक्स हो गया, कि इस तक एंजाइम जो है वो काम कर सकता है। अगर उसका हमको आधा निकलना है, मतलब आधे रास्ते में क्या हो रहा है, इनिशियली यहाँ से चल रहा है 10 डाल दिए मॉलिक्यूल्स, 20 डाल दिए, देन 25 डाल दिए। 25 इज अ व्हाट, 25 जो है वो 50 का आधा है ना, 25 50 का आधा है, मतलब वी मैक्स बाय 2। इसका मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को पकड़ के रखना एंजाइम से एंड रिएक्शन को चलाना। वी मैक्स बाय 2 का मतलब क्या, हाफ द वे, आधे रास्ते तक जाना, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल इस पे कुछ भी नहीं आने वाला है, डू नॉट वरी। बट मैं आपको सिर्फ वी मैक्स बाय 2 का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो वी मैक्स बाय 2 मतलब कि आधा रास्ता, कि पूरा रास्ता खत्म होने तक, आधे रास्ते तक एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ रखा है। हाफ ऑफ द एंजाइम्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट, सो 25 सबस्ट्रेट एंड 25 एंजाइम इन्होंने बाइंड कर रखा है। जैसे जैसे और आगे आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पे 30 एंजाइम्स एंड 30 हो जाएगा मान लो, यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 50। 50 आ गया मतलब वो क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि उतने ही हमारे प्लस, हमारे एग्जाम्पल में तो हमने 50 का ही एग्जाम्पल लिया था। मैंने 100 का ले लिया तो वी मैक्स बाय 2 50 आ जाएगा, 40 ले लिया तो वी मैक्स बाय 2 20 आ जाएंगे, ऐसा वो डिफर करेगा वैल्यू, ठीक है? अब वी मैक्स बाय 2 को मैकेलिस इन्होंने क्या नाम दिया, के एम, या इसी को हम कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक डेरिवेशन है बच्चों, आपके 11th लेवल पे ये डेरिवेशन नहीं चाहिए। डिग्री में जब जाओगे, मास्टर्स में वगैरह जब बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पढ़ोगे ना, इनका पूरा एक सब्जेक्ट ही है यू कैन से, तब ये सारा डेरिवेशन आता है कि एक्सक्यूज मी, कि ये इक्वेशन जो वो कैसे आई। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि जो Km है वो क्या है, माइकलिस कांस्टेंट है। Km इज नथिंग बट व्हाट, Vmax by 2। Km इज व्हाट, Vmax by 2। एंड Km की अगर वैल्यू देखनी है तो सी द रिएक्शन, सी द फॉर्मूला। Km वैल्यू हमेशा इंफिनिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या, देखो, Km is inversely proportional to affinity। affinity means किसकी affinity, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को एक दूसरे की तरफ जो बांधने की, बाइंडिंग होने की कैपेबिलिटी है ना, उसको कहते हैं एफिनिटी, क्योंकि सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम के एक्टिव साइट की तरफ खींचा चला आता है, वो खिंचाव जो है उसको एफिनिटी कहते हैं। तो अब देखो, Km की वैल्यू बढ़ रही है, सी द सिचुएशन, अगर हमको ऐसा एमसीक्यू आया तो आप कैसा आंसर करोगे। Km की वैल्यू अगर बढ़ती हुई दिख रही है, Km बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, Vmax by 2 बढ़ रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, वो रिएक्शन आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे आगे बढ़ेगा, मतलब एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट को पकड़ते जा रहे हैं एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मतलब एफिनिटी जो एंजाइम सबस्ट्रेट की है वो कम हो रही है। आगे आगे जाओगे तो सब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होकर निकलते जाएंगे ना, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एफिनिटी जो है वो घट रही है। और रिवर्स, अगर Km जो है कम है, मतलब अभी तक यहीं पे कुछ रिएक्शन है, मान लो कुछ 5-10 मॉलिक्यूल्स ही है जो कन्वर्ट हुए हैं,
मतलब अभी भी बहुत सारे एंजाइम्स है जो सबस्ट्रेट को पकड़ सकते हैं। इसका मतलब एफिनिटी इज हाई। क्लियर? Km एंड एफिनिटी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Vmax एंड Vmax बाय 2 क्या है? माइकलिस कांस्टेंट और Km वैल्यू जो है वो। क्लियर? यस। डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन, अगेन आई एम टेलिंग। बता के जाना है जो भी जा रहा है छोड़ के। ओके, ये क्लियर, दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, सो मेक श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर करो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड थ्योरी ही आएगा इसके ऊपर, मतलब एमसीक्यू भी आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल के लेवल के एमसीक्यू नहीं आएंगे कि कोई वी मैक्स की वैल्यू दी है, केएम की वैल्यू दी है, नहीं ऐसा नहीं आएगा, थ्योरी ही आएगा। सो थ्योरी में ही आपको याद रखना है कि केएम एंड एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केएम बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो आपको घटती हुई दिखेगी, एफिनिटी सॉरी, एंड केएम घट रहा है तो एफिनिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। एंड केएम इज नथिंग बट वी मैक्स बाय 2। ओके, गुड टू गो। लास्ट फैक्टर जो एंजाइम को अफेक्ट करेगा वो है इनिबिटर। अब यहाँ पे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाली हूँ, सो लगे रहो बच्चों मेरे साथ, जुड़ के रहो, डू नॉट लीव द क्लास। इनिबिटर मतलब कौन सा मॉलिक्यूल? ये हमारा ना बच्चों कुछ ऐसा विलेन जैसा काम करेगा। क्यों पता है? क्योंकि एंजाइम को compete करेगा पकड़ने के लिए। जैसे आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो ना सीट्स को पाने के लिए, वैसे ही ये इनिबिटर जो है वो compete करेगा। तो कभी कभी compete करता है, कभी कभी बिना compete करके ही काम बिगाड़ेगा। इनिबिटर का काम ही है कि रिएक्शन को ना चलाए, प्रोडक्ट को ना बना पाए, एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी को वो घटा दे। यही काम होता है इनहिबिटर का। और नेचुरली भी ऐसे बहुत मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं जो पर्पसली नहीं डाले, जानबूझ के नहीं डाला हुआ है, बाय डिफॉल्ट किसी और मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान वो बन चुके होंगे, एंड वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर दिखने लगेंगे टू व्हाट, टू सबस्ट्रेट। तो गलती से एंजाइम क्या कर सकता है, इसको पकड़ने के बजाय इनहिबिटर को भी पकड़ सकता है। इसकी गलती नहीं है, दोनों में दिखने में सेम है, तो गलती एंजाइम की यहाँ पे हुई नहीं, दोनों में दिखने में सेम है, तो समटाइम्स इन दोनों में रिएक्शन हो सकती है, तो दोज आर कॉल्ड इनहिबिटर। बट इनमें रिएक्शन हुआ तो कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा नहीं ना, क्योंकि एंजाइम जिस चीज के लिए बना था वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने वाला था, इनहिबिटर को नहीं। तो इनहिबिटर्स क्या हो गए कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो एंजाइम को बाइंड करके अफेक्ट करेंगे एक्टिविटी को। अब उनके जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है बच्चों, ध्यान दो। अब ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला ही एग्जाम्पल है कॉम्पिटेटिव। देखो, बहुत ही वर्ड की सिमिलैरिटी है ना, शब्दों का खेल है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव मतलब आप नाम से समझ सकते हो कि देखो सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर से कंपटीशन कर रहा है इस एक्टिव साइट पे जाके बैठने के लिए। जिसने भी रेस जीती वो करेगा उससे बाइंड। सो देखो, अगर सबस्ट्रेट ने रेस जीत लिया तो वो प्रोडक्ट बना लेगा, इनहिबिटर ने जीत लिया तो सबस्ट्रेट जो है वो छूट जाएगा, प्रोडक्ट वहां से नहीं बनेगा। बट ये सारी जो चीजें है वो टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली ही ऐसा हो गया एंड प्रोडक्ट नहीं बना। अगर ऐसा होता तो फिर सारे एंजाइम्स बेचारे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं कि अरे यार मुझे तो इनहिबिटर ने रोक लिया। तो ऐसे परमानेंट बाइंडिंग नहीं होती है, ये थोड़ी देर के लिए हो जाएगा बट अगेन दे विल गेट डिसोसिएट, अगेन एक दूसरे से बात छूट जाएंगे एंड देन सबस्ट्रेट को वो पकड़ लेगा एंजाइम। तो पहले में क्या हो गया, पहला केस में कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम को ही बाइंड करेगा, कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। एंड इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, जैसे 50 एंजाइम है एंड उनको 50 सबस्ट्रेट को पकड़ना था, बट बीच में क्या आ गया, हमारे इनहिबिटर आ गया। अगर इनहिबिटर का एक ही मॉलिक्यूल है तो बहुत कम चांसेस है कि वो एंजाइम को जुड़े। बट अगर इनहिबिटर भी 50 की संख्या में है, अब इक्वल कंपटीशन होने लग गया दोनों में, सबस्ट्रेट और इनहिबिशन में अब इक्वल कंपटीशन चल रहा है। अब अगर मुझे सबस्ट्रेट को जिताना है तो मैं क्या करूंगी, इसका नंबर बढ़ा दूंगी, मान लो मैंने इसको 100 कर दिया या फिर 60 कर दिया। अब एक इनहिबिटर के मुकाबले 2 सबस्ट्रेट है, तो जल्दी पॉसिबिलिटी किसकी है,
सबस्ट्रेट की है कि वो जाके जल्दी एंजाइम को पकड़े, क्योंकि एक के बदले 2 सबस्ट्रेट्स हैं हमारे पास। तो ऐसे चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं सबस्ट्रेट के, जब आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ये किस केस में पॉसिबल है? अगर जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है, उसका नेचर कॉम्पिटिटिव है, तो मतलब वो सिर्फ एक्टिव साइट के लिए अगर झगड़ रहा है, compete कर रहा है सबस्ट्रेट से, तो ये चीज पॉसिबल है कि आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, ताकि जितने ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जाके compete करेंगे, उतना ही कम चांस आएगा हमारे इनहिबिटर को वहां पे जाके रहने के लिए। ठीक है, ये एक केस हो गया इनहिबिशन का। दूसरा इनहिबिशन का केस क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे इनहिबिटर भाई साहब ने क्या कर लिया कि मैं अब एक्टिव साइट के लिए झगड़ा ही नहीं करने वाला हूँ। मैं चुपचाप जाके दूसरे वाले साइट को, जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, एलो मीन्स डिफरेंट, जो होता है एंजाइम पे, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन से बना हुआ है, बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह बनेंगे। तो कभी कभी एक्टिव साइट के अलावा भी दूसरा कोई कोई साइट है वहां पे, जहां पे इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया मान लो, तो कभी कभी इनहिबिटर फ्री एंजाइम को भी बाइंड कर सकता है, देखो, या ईएस कॉम्प्लेक्स को भी बाइंड कर सकता है। दोनों भी जगह पे जब भी वो बाइंड करेगा, वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके वो एलोस्टेरिक साइट, डिफरेंट साइट पे बाइंड करेगा। तो चाहे एंजाइम फ्री हो या सबस्ट्रेट के साथ हो, वो उसको कहाँ जुड़ेगा? एलोस्टेरिक साइट पे, डिफरेंट साइट पे। इससे क्या हो जाएगा? इससे एंजाइम में थोड़े बहुत, जैसे हमने क्या कहा, फ्लेक्सिबल है हमारा एंजाइम, तो फिर से उसमें मॉडिफिकेशन आने की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना बच्चे, वो घट गई अभी फिर से, क्योंकि ये इनहिबिटर ने इसमें टांग अड़ा दी बीच में, कि मैं ठीक है एक्टिव साइट के लिए तो कुछ झगड़ा नहीं करूंगा, बट दूसरी तरफ से आके मैं एंजाइम का स्ट्रक्चर बिगाड़ दूंगा, जिससे ये नहीं बन पाएगा। सी, अजीब से कुछ इनहिबिटर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ऐसा ईआईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना? एंड थर्ड केस है, अब यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में जितना भी आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये ईएस कॉम्प्लेक्स को भी जुड़ सकता है। तो आप ईएस कॉम्प्लेक्स से आप कितना भी सबस्ट्रेट डालो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्टिव साइट को वो जुड़ ही नहीं रहा है ना? वैसे ही सिमरन लेफ्ट द ग्रुप। वैसे ही अनकॉम्पिटिटिव जो है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि फ्री एंजाइम को बाइंड ना करके वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ही बाइंड करेगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव में इतना ही फर्क पड़ता है कि एक तो एक्टिव साइट को तो है ही नहीं, पहली बात, एंड जो उसका एलोस्टेरिक साइट है, डिफरेंट साइट है, उसको भी वो तभी बाइंड करेगा जब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हो। दैट इज अनकॉम्पिटिटिव, इट बाइंड्स टू व्हाट? ईएस कॉम्प्लेक्स। तो इससे क्या होता है? इंक्रीजिंग द फेवर्स द इनहिबिशन बाय आई। मतलब अनकॉम्पिटिटिव में ऐसा हो सकता है कि आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम यहाँ पे ना जुड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ लिया, इससे पहले कि इनहिबिटर यहाँ पे पकड़े, वो झट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या बहुत सारा, तो इसके पहले कि इनहिबिटर उसको पकड़े, उसने क्या कर लिया? अपने खुद के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर बच्चों बहुत चीजें याद नहीं रह रही हैं, तो बेसिक इतने ही, एक ही चीज याद रखो, 3 टाइप की इनहिबिशन ये आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये, ठीक है? इसलिए पढ़ा रहे हैं हम ऑब्वियसली, वरना क्यों पढ़ाएंगे ना हम। तो 3 टाइप की इनहिबिशंस हैं। कॉम्पिटिटिव वाला आपके एनसीईआरटी में है, जहाँ पे एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे एंजाइम को ही एक तो इनहिबिटर बाइंड कर सकता है उसकी डिफरेंट साइट पे, या जब ईएस कॉम्प्लेक्स बना है तभी भी वो उसके साइट पे डिफरेंट वाले बाइंड कर सकता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि फ्री एंजाइम को इनहिबिटर कभी नहीं पकड़ेगा, और सिर्फ ईएस कॉम्प्लेक्स को ही पकड़े रखेगा। बस इतना याद रखो, अभी के लिए आपके लेवल के लिए इज वेरी मच मोर देन सफिशिएंट। सो इनहिबिटर्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट करे। इनहिबिशन मतलब जो इनहिबिटर्स वो प्रोसेस करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को का काम बिगाड़ने का, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन आर 3 टाइप्स: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। क्लियर? हम्म, सबको?
हाँ ना, क्या यार, मुझे भी नींद आती है, इतने ठंडे नहीं रहा करो, ठीक है? बिमला, आनंद, हिमेश, अदीबा, क्विकली। अब है हमारा लास्ट सेकंड पार्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगेन 3 मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स। अब इसको याद रखने के लिए ना मैं लास्ट में आपको बताऊंगी ट्रिक क्या है, क्योंकि 6 क्लासेस है, उसको 6 क्लासेस को याद कैसे रखा जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पहला तरीका है कि वो कौन से रिएक्शन को कैटालाइज करता है। हाइड्रोजनेशन कर रहा है, लाइगेस कर रहा है, या किसी भी बॉन्ड को जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उस टाइप के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। इससे क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडोरिडक्टेज? बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पीपल कीप इंटरेक्टिंग टू मी, वरना सो जाओगे आप। ऐसा एंजाइम का ग्रुप जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के रिएक्शंस को कैटालाइज करे। नाम से पता चल रहा है, मतलब ट्रांसफरेज का क्या ऐसा रिएक्शन, ऐसे एंजाइम का ग्रुप जो ग्रुप्स के ऊपर ट्रांसफर, जैसे मान लो ये कोई ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिथाइल ग्रुप लिया है। तो मेरा जो एक्स वाई जेड एंजाइम है वो क्या कर सकता है कि यहाँ का ग्रुप उठा के वो इस कार्बन पे लगा सकता है। तो यहाँ से जब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसके लिए भी एंजाइम चाहिए। तो ऐसे एंजाइम्स जो ग्रुप ट्रांसफर में इन्वॉल्व हो, वो हो गए ट्रांसफरेज। देन हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब क्या? एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड या ग्लाइकोसाइडिक जैसे बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स को बनाना वाटर को निकाल के। वाटर का निकालना इज नथिंग बट हाइड्रोलाइसिस, करेक्ट? पीपल कीप इंटरेक्टिंग। सो यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। यू विल ब्रेक द वाटर एंड ब्रेक द बॉन्ड। एक वाटर को निकाल के, लाइसिस मतलब क्या? ब्रेकिंग इट। बट लाइज में क्या होगा कि यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोनों भी रिएक्शन जो है वो सेम ही चीज कर रहा है, बनाने का ही चीज कर रहा है, बॉन्ड्स को ही बनाया जा रहा है या फिर बॉन्ड्स को ही तोड़ा जा रहा है। बट वाटर का इन्वॉल्वमेंट है हाइड्रोलाइज वाले ग्रुप्स में, लाइसिस वाले ग्रुप्स में नहीं है। नाम से पता चलेगा हाइड्रो, एंड यहाँ पे नहीं है लाइसिस, लाइसिस। सिंपल। एंड है हमारे पास एग्जाम्पल भी देके रखा है मैंने, देखो अमाइलेज है इसका एग्जाम्पल। देन लाइज में है डिकार्बोक्सिलेज एग्जाम्पल। आइसोमरेज मतलब, यू नो आइसोमर्स? दीपांशु हो क्या? आइसोमर्स का मतलब सी छोड़ के चले जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग। 5 पीपल रह गए बस। हम्म। एनीवेज, व्हाट आर आइसोमर्स पीपल? हाँ, सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ऑप्टिकल आइसोमर जैसे आप कहते हो। तो ऐसे एंजाइम जो जो स्ट्रक्चरली एक आधे मॉलिक्यूल को चेंज करे, उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के जैसा। हाँ, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट रहे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो आइसोमर्स का इंटरकन्वर्जन करते रहे, वो हो गए आइसोमरेज, जैसे आल्डोलेज, स्ट्रक्चरल शिफ्ट जिसको कहते हैं, एंड लाइगेज। लाइगेज एंड लाइज में कंफ्यूज ना होना। लाइगेज मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे किसी भी डीएनए या आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें बॉन्ड बनाने का जो काम होगा, वो लाइगेज का होगा। तो जनरली ये डीएनए लाइगेज या आरएनए को ही पूछा जाएगा, आरएनए में तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए लाइगेज ही यहाँ पे एग्जांपल दिया जाएगा, जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम ये लाइगेज करता है। तो ओवरऑल लाइगेज मतलब क्या? कोई भी एंजाइम जो जोड़ने का काम करेगा किसी भी बॉन्ड्स को। आप जो मैंने ट्रिक बताया था, इसको याद कैसे रखोगे आप? ऑथलिल करके याद रखोगे बच्चों, ठीक है? ऑथलिल क्या है? OTHLIL। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइज, लाइज, then isomerase and ligase. Like this you'll remember? Othyl, remember? याद रहेगा? ऑथलिल, OTHLIL, ऑथलिल। है ना सिंपल?
यार ऐसा क्यों लगता है बच्चों कि मैं आपको कितना भी कोशिश करूँ बात करने की, आप लोग एकदम ठंडे ही रहते हो? व्हाट्स रॉन्ग पीपल? नींद आ रही है, बोर हो रहा है, गेम खेलना है, खेलेंगे हम गेम। ओके। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया है, दिस इज लिटिल बिट अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा इसके ऊपर है आधारित कि कौन सा सबस्ट्रेट को वो कैटालाइज कर रहा है। पहले हम देखते थे कि कौन से रिएक्शन है, कौन सी तरह की रिएक्शन है। अब है कौन सा तरह का सबस्ट्रेट जो जिसके ऊपर वो एक्ट हो रहा है। जैसे प्रोटीन को एक्ट करने वाले प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को एक्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेज, लिपिड्स के ऊपर होने वाले लाइपेज। आप चौथा भी लिख सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सिंपली न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्ट करने वाले। एक्ट करके क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ज्यादातर इन सारों का काम जो है ना, ब्रेक होता है। टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन प्रोटीन्स, ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोहाइड्रेट। जैसे अमाइलेज मैंने कहा था ना, स्टार्च को तोड़ेगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देन लिपिड्स को तोड़ने वाला एंड न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने वाला। तो जनरली ये जो है सबस्ट्रेट बेसिस वाले क्लासिफिकेशन जो है, ये एंजाइम्स जो है वो डिनेचरेशन का या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का ही मोस्टली काम करते हैं। तो सॉरी, ये तो आपको इजीली समझ में आएगा। प्रोटीज वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाला कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज वाला लिपिड्स एंड न्यूक्लियस वाला न्यूक्लिक एसिड्स। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। नहीं खेलना है स्टफ? वेरी गुड। आई लव सच चिल्ड्रन जो थोड़ा बहुत तो एंथुजियाज्म दिखाए कि मैम इतना मेहनत करके दोपहर के सर्दी में सिखा रही है, तो हम भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं इसके बाद, तो बी अलर्ट। दिस कम्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर चैप्टर। अब तक ना हम बच्चों एंजाइम को क्या देख रहे थे? एज अ प्रोटीन पार्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो अब दिमाग में। एंजाइम क्या था? प्रोटीन से बना है, तो वो हो गया प्रोटीन वाला पार्ट। समटाइम्स जैसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर बन गया एंजाइम का, उसको इतने नखरे होते हैं कि भाई मुझे और भी ऐसा कुछ एडिशनल चाहिए जो प्रोटीन तो नहीं है नेचर में, बट कुछ और है। मान लो कोई विटामिन हो सकता है, कोई मेटल आयन हो सकता है, जो मुझे चाहिए, एंजाइम को चाहिए फंक्शन करने के लिए। मतलब इट वांट सम नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको कहा जाएगा कोफैक्टर। जब ये दोनों जुड़ेंगे तब बनाएंगे होलो एंजाइम। एंड ये जो प्रोटीन पार्ट है इसी को कहा जाएगा एपो एंजाइम। इस पे है 1 मार्क के क्वेश्चंस, बहुत बार देखे गए। बहुत कंफ्यूजन होता है एंड मैं भी आपको कंफ्यूजन में डालने ही वाली हूँ। आगे जाओ तो आप जो क्वेश्चन पूछूंगी। अपो एंजाइम मतलब जब एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है वो हो गया अपो एंजाइम। एंड होलो एंजाइम मतलब क्या? जब अपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज द कोफैक्टर टुगेदर गिव्स यू होलो एंजाइम। क्लियर है? एंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट को और सच ऐसा कुछ अल्टरनेटिव नेम नहीं है, बट इसको अल्टरनेटिव नेम दिया है अपो एंजाइम करके। एंड टुगेदर बनाएंगे ये होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में से नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर को माइनस कर दो, मिलेगा अपो एंजाइम। क्लियर? ये रिएक्शन को समझ रहे हो? ये टर्म्स को समझ रहे हो आप? अब देखो कोफैक्टर्स के 3 टाइप्स। कोफैक्टर खुद एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब अभी जो भी हम देखेंगे वो नॉन प्रोटीन, चाहे वो कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, बट कोई भी प्रोटीन का नहीं बना है। पहला टाइप प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो क्या है, टाइटली बाउंड है एंजाइम से। जैसे ही एंजाइम बन गया उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाता है एंड देन रिएक्शन ये हो जाएगी। जब भी एंजाइम रिएक्शन का एंटर करेगा, सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, रिएक्शन करवाएगा, मतलब ये हमेशा जुड़ेगा, साथ साथ चलेंगे ये, कि भाई मैं तुझसे नहीं छूटूंगा। एग्जाम्पल एफएडी का लिया हमने। बट कोएंजाइम में क्या हो जाएगा?
एंजाइम के साथ को एंजाइम, जैसे बहुत से विटामिन है, विटामिन बी, एनएडी, ये को एंजाइम का काम करते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैंने सपोज एग्जांपल विटामिन का लिया, ये एंजाइम के साथ तभी जुड़ेंगे जब इनको कोई रिएक्शन चलानी हो तब। ऑल अदर टाइम ये डिटैच रहेगा, अलग रहेगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये साथ-साथ नहीं चल रहा है दोस्त, जब तुझे ज़रूरत होगी मेरी मैं तभी आऊँगा, तभी रिएक्शन करेंगे, फिर बाद में मैं चला जाऊँगा। मतलब ये लूज़ली बाउंड है। दे आर व्हाट? लूज़ली बाउंड। ठीक है, काम हो गया, छूट गए। एंड लास्टली मेटल आयन्स। आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर याद है, उसमें आयन आयन मेटल है नहीं मुझे पता है, बट आयन अगर आप मेटल है एक्चुअली, यस आयन इज़ अ मेटल। इन द न्यूट्रिएंट फॉर्म में अगर देखोगे तो वो एक मिनरल आयन हो जाएगा, बट मेटल फॉर्म में आप देखोगे तो केमिस्ट्री में तो वो मेटल होगा। बट यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट में देख रहे हैं, आयन की फॉर्म में देख रहे हो। आयन को आयन के फॉर्म में देख रहे हैं, समझ रहे हो? आयन को मेटल के फॉर्म में देखना है अभी हम, वो है Fe। Fe है ना आयन मीन्स? Fe है ना? जहाँ तक मुझे पता है ना पीपल? हाँ, यस NADP भी करेक्ट। तो ये जो आयन है, फॉर एग्जांपल आयन हो गया या और भी मेटल आयन्स हैं जैसे जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? कोई भी एंजाइम को जब जुड़ेंगे, जैसे मैंने कैल्शियम ले लिया या मैग्नीशियम या जिंक, एंड देन क्या हो जाएगा? रिएक्शन चल जाएगा। ये भी लूजली ही बाउंड होते हैं, दे आर आल्सो लूजली बाउंड। जब काम होगा तभी आके जुड़े रहेंगे। बस अब तीनों में फर्क ये हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कार्बन कंपाउंड्स होंगे। ये भी कोएंजाइम्स कार्बन, सॉरी, कार्बन कंपाउंड्स है। बट मेटल आयंस क्या है? इनऑर्गेनिक है। आयंस की बात हो रही है, ये इनऑर्गेनिक है। क्लियर? चैप्टर खत्म। खुश? हैप्पी हैप्पी? उफ, ऐसे पसीना निकाल दो कि कितना बड़ा चैप्टर था। पता नहीं लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्या क्या नहीं पढ़ा हमने। सेल के अंदर में होने वाली कितनी सारी चीजें। यप्पी, है ना? ओके, अभी तक मैं इस क्लास के बाद यहाँ पे जो भी हुआ है, इसका पीडीएफ तो डाल दूंगी, बट इसके पहले भी मैंने नोट्स को डाला था। किसी ने खोलने की, पढ़ने की कोशिश करी? एनसीईआरटी सच सच बताओ किसने नहीं पढ़ा? क्योंकि आप सभी पढ़ते हो यार, मुझे पता है, यू ऑल आर वेरी गुड पीपल। बट किसने नहीं पढ़ा? अच्छा, किसने आंसर नहीं किया ना, उसने नहीं पढ़ा, मैं समझ लूंगी फिर। साइक्लिक ग्लूकोज क्या? वेरी गुड अदीबा। अशरफ समझी नहीं मैं। अगर डाउट्स नहीं है तो स्टार्ट आंसरिंग मी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मीनवाइल, तब तक मैं देखती हूँ कि अदीबा क्या पूछ रही है मुझे। नहीं, अशरफ पूछ रही है। हाँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, उसका क्या पूछ रहे हो आप? व्हाई यू वांट ग्लूकोज स्ट्रक्चर? मैं समझी नहीं अशरफ। मीनवाइल पीपल, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा। मैं पोल नहीं भेज रही हूँ बच्चों, इधर ही आंसर करो। मैंने पोल नहीं भेजा है, हम डिस्कस करेंगे इसको। पोल नहीं भेज रही हूँ मैं इसका। पढ़ो, ठीक से पढ़ो। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है, फ्रेश वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, बी, बी फाइन। और कितने बच्चे हैं? इतने सारे आंसर्स चाहिए मुझे। ओके। हम्म, गुड। तो इसका मतलब सभी क्लियर है इसमें। एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो टू आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर है, इसलिए मैंने 100 बार बोला है रीड एनसीईआरटी। अच्छा, बिमला कह रही है सी, ठीक है, लेट्स सी इफ द सी इज राइट सी। घटिया जोक मार रहे हो मैम, आपका मूड आज पता नहीं क्या है। पता नहीं मैम को आज क्या हो गया है ना, घटिया सा जोक मार दिया। हमारे तरफ भी सर्दियां बढ़ गई है, पता नहीं आपका क्या हाल है वहां पे।
हाँ, जल्दी-जल्दी अदर पीपल, अशरफ, हिमेश, हरदीप, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेजोगे ना तो ऐसा लिख के भेजो कि 2 का सी, 1 का ये, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा बी, ओके। क्विकली टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी-जल्दी। सी, अच्छा 3 लोगों ने विश अभी तक आंसर किया है सेकंड क्वेश्चन का और 2 लोग। क्यों दिक्कत जा रहा है यार? हुँ, फाइन। अ, जिसने भी आंसर ऑप्ट किया था सी दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। यूरासिल पिरामिडिन जो है वो सही है। अशरफ बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं जाएगा बिकॉज़ एग टक मैंने सिखाया था। ये है प्यूरिन्स, ये है पाइरिमिडीन या पिरिमिडीन। तो यूरासिल इज़ अ पिरिमिडीन ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट देखना था। सॉरी इनकरेक्ट देखना था। ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। अगर आपने अमीनो एसिड्स का पढ़ा होगा ना या एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी दिया था, वहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा है ग्लाइसिन के इसमें क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में, ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना उसमें दिख जाएगा आपको फिगर दिया है 9.2 9.3 समथिंग आई डोंट रिमेंबर। Okay, correct yourself, Ashraf. So uracil is a pyramid is a true statement, not an incorrect statement. Come on, third question, quickly. Three and then write your answer. बिमला 3 करके लिखो आगे, बच्चे बता रही हूँ मैं 3 ऐसा लिखो आंसर। मतलब क्वेश्चन का 3 है एंड थर्ड के सामने ए, बी, सी या डी जो भी आपका ऑप्शन होगा राइट दैट कि 3 का व्हाटएवर योर ऑप्शन इज। 3 का डी अच्छा ओके ओके। बहुत ही इजी था ना ये शायद। यस एब्सोल्युटली। आगे फोर्थ वाला। यस ऑल आर करेक्ट एवरीवन इज राइट गुड। फोर्थ वाला। अच्छा 4 वाला भी डी ओके गुड। किसी का देख के आंसर ना करिएगा क्योंकि अगर आपने किसी का देख के आंसर करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका ही कॉन्सेप्ट गलत रह जाएगा दिमाग में। तो दिमाग में ये चीज क्लियर करनी है गलत हो गए तो क्या हो गया हमारे में थोड़ी ना आपको फांसी दे रही है। उल्टा समझाऊंगी ना आपको कि क्या सही है ना। फोर्थ का पीपल जल्दी बोलो। ओके यस डी इज करेक्ट। मैं समझाने की चाहिए यू वांट मी टू एक्सप्लेन पीपल। आप लोगों को भी ऐसे फिर से समझा दूं का कि कैसा करेक्ट आंसर है या कैसे 3 नहीं है। आई गेस आप लोग सही आंसर दे रहे हो इसका मतलब आपको पता है। अगर चाहते हो कि मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँ तो बता दो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। प्रोटीन्स तो लिपिड्स है ही नहीं ना बाय डिफॉल्ट। प्रोटीन्स जो है वो सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो सारे के सारे एंजाइम से ही बने हैं। ओफो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हैं लिपिड से नहीं। स्पेसिफिक है ये भी बताया था डी नेचर होते हैं टेम्परेचर से। ऑप्टिमम पीएच पे चाहिए तो इनकरेक्ट सिर्फ डी ही सही है। यस लास्ट टू क्वेश्चंस जल्दी फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों आंसर कीजिएगा। देन विल कंप्लीट द क्लास हियर अज्यूमिंग कि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं है। 5 का सी बहुत ही इजी डाल दिया मैंने फिर से ये। 6 का बताओ बच्चों तो मानू मैं। मुझे पता है आप 6 में बहुत जगह बहुत कंफ्यूज होने वाला हो। हाँ ये तो सही है कि फिफ्थ का 3 इंड्यूस फिट थ्योरी। ये ऐसा कुछ नहीं है एंजाइम कोएंजाइम थ्योरी कुछ नहीं है। रेड्यूस फिट थ्योरी भी कुछ नहीं है। लॉक एंड की किसने दिया है?
Who has given the lock and key theory? Okay, Emil Fisher. 6 का 4। अच्छा, ओके। और हिमेश अदीबा 6 का आंसर। ओके, फाइन। तो मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। फ्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगी अलोंग विद दिस चैप्टर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट एनसीईआरटी से भी पढ़ना एक बार जरूरी है। कुछ ऐसा हो सकता है ना, कभी कुछ रह गया हो, छूट गया हो, आपको डाउट आ गया हो, तो यू कैन आस्क। वो पढ़ोगे आप एक बार तो। यस, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। डू नॉट मिस द क्लास। बाकी जो आए थे, दीपांशु था, एस पे से कोई था, देन क्रांति नाम का था। मेक श्योर कि आप लोग ना, 6th वाज अ एमसीक्यू ऑफ नीट। हाँ, ट्रू है, यस, इट इज एमसीक्यू ऑफ नीट। मैं आपको और एक हिंट दे सकती हूँ बच्चों, गूगल पे क्या करो ना, आप जाके चाहिए तो बायोमोलिक्यूल्स के नीट एमसीक्यूज डाल दो, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ट्राई टू सॉल्व देम, क्योंकि हम कितने ही सॉल्व कराएंगे ना आपको क्लास में। पीडीएफ भी हम भेज देंगे तो भी आपको लिमिटेड मिलेंगे। गूगल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अलग अलग इससे मिलेंगे। नेट मोबाइल में भी देख सकते हो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन जो भी चैप्टर हो, नॉट ओनली बायोमोलिक्यूल्स। सॉल्व करते जाओ करते जाओ। एंड जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगा, लिख के रखो। जब भी आप टीचर से मिलते हो, यू कैन आस्क देम, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, मान लो थेरोटिकल सब्जेक्ट है, तो इजीली मोबाइल में कर सकते हो। ऐसा कुछ सॉल्व वगैरह करने का यहाँ पे झंझट नहीं होता है आपको, है कि नहीं? सो यू कैन डू दिस। जहां पे भी आपको लगा कि डाउट लग रहा है, उस क्वेश्चन को लिख के रखो। कम इनटू द क्लास, आस्क द टीचर एंड विल हेल्प यू। थैंक यू विमला। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय पीपल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेल डिवीजन चैप्टर। आपको रिजल्ट मिल गया होगा ना अशरफ? इमीडिएटली सबमिट करते आपको स्कोर मिल गया होगा, जैसे ही आपने सबमिट बटन दबा दिया, यू मस्ट हैव गॉट द स्कोर, है ना? अशरफ मिला है ना? बाय बाय बच्चा। सी यू इन द क्लास। अगर आप रिजल्ट, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रैंकिंग वगैरह नहीं लगने वाला है कि किसको कितना रैंक मिल गया, किसको क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पता है, मुझे पता है, आप जो संडे का पूछ रहे हो बेसलाइन टेस्ट। हाँ, तो उसपे ऐसा मेरिट का वगैरह कुछ लिस्ट नहीं लगने वाला है रैंकिंग का बच्चा। वो तो सिर्फ आपके ग्रुप सेग्रीगेशंस के लिए है। अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ कॉन्सेप्ट, स्कोर तो आपको तभी पता चल गया होगा, है ना? तो ये बैच सेग्रीगेशन मान लो। हाँ, ऑफलाइन का भी पता चल जाएगा कि आप, अच्छा ऑफलाइन दिया है क्या आपने? ओके, ओके, ओके। तो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। टेल मी योर नेम, स्टूडेंट आईडी एंड डिटेल्स। व्हाट्सएप में मेरा नंबर है ना, उस पे सेंड कीजिए। मैं देखती हूँ। ये जो स्कोर है, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा ग्रुप सेग्रीगेशन कैसा हो रहा है। तो अशरफ, इफ यू वांट द डिटेल। हाँ, बेसलाइन टेस्ट जो परसों हुआ उसका बात कर रहे हो ना आप? बेसलाइन टेस्ट का अशरफ, जो अभी 20 को हुआ संडे को। देन, अच्छा उसके पहले जो, क्या, उसके पहले संडे का जो सीट एग्जाम था, वो हमने नहीं कंडक्ट करवाया ना बच्चे? 13 तारीख को जो सीट थी वो बोल रहे हो? वो अवंती ने कंडक्ट नहीं कराया ना, तो उसके बारे में मैं कैसे बताऊंगी फिर? मुझे नहीं पता। वी हैव नॉट डन दैट, है ना? सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। पता नहीं, आप स्कूल में किसी से पूछ सकते हो, पीपल। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।